पिछले क्लास में मैथ्स पेडागोजी पढ़े हुए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेगा जो एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो सब टाइप का मिक्स हम आज यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस किस टॉपिक से यहाँ पे पूछता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे आप लोग भी पढ़िए। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है उसको हमको पहले ध्यान देना है कि नहीं लिखा है मतलब को क्या समझना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछता है ना। नहीं माना जा सकता, तो किसे नहीं माना जा सकता? गणित में से भयभीत और उसमें असफल होने के लिए, मतलब असफल होना मतलब वो मैथ्स को नहीं समझ पा रहे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको वो डर रहे हैं और फेल होने का उन लोग को डर रहता है ना। तो पहला क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा कक्ष के अनुभव, दूसरा है प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा है गणित की संरचना, चौथा ऑप्शन है लैंगिक भेद। तो कौन सा ऐसा कारण है जो इससे मतलब है ही नहीं गणित में फेल होने और उसे डरने का, है ना। तो आप लोग को क्या लगता है कि कौन सा कारण से हमको कोई मतलब ही नहीं? हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लैंगिक भेद। क्योंकि लैंगिक भेद मतलब क्या है? वही लड़का और लड़की लिंग में भेद, है ना। तो अब लिंग में भेद में इसमें उसका लड़की और लड़का का ये असफल होना और मैथ से डरना, इससे कोई कारण ही नहीं है ना, कि लड़कियां मैथ से डरती है और लड़के नहीं डरते हैं, है ना। या लड़कियां ज्यादा फेल होती है मैथ्स में, लड़के फेल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। दोनों, जिन लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जिन लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो मैटर करता ही नहीं है कि वो लड़का है कि वो लड़की है ना। तो लैंगिक भेद से मतलब ये मैथ्स में डरना और उसमें फेल होना, तो इसका ये जेंडर से कोई मतलब नहीं है ना। लैंगिक भेद से कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, ये सब मैटर करता है, लेकिन लैंगिक भेद कोई मैटर नहीं करता है गणित के डरने और उसमें फेल होने से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना जब हम सीडीपी पढ़ रहे थे। तो नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित या अंकित किया गया है। पहला जो हमारा अभिकथन जो ए है वो क्या है? गणित पाठ्य को सुसंगत होना चाहिए। दूसरा यहाँ इसका रीजन क्या है? गणित पाठ्य को सुसंगत होना चाहिए, इसका रीजन क्या दिया गया है यहाँ देखिए। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत एक दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो सही विकल्प को हमको चुनना है। ए और आर दोनों सही, और आर जो है सही कारण है ए का। तो बी है हमारा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, परंतु आर सही कारण नहीं है ए का। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी जो है वो है, क्या लिखा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या लगता है आप लोग को कौन सा होगा? पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, है ना। दोनों में आपको समझना है कि क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसका सही रीजन है आर। अगर होगा तो फिर ऑप्शन को देख के करिए, नहीं होगा तो वो भी बता। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ही सही है, क्योंकि इस टाइप में मैं बताई हुआ ना, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो अधिकतर उसमें ये वाला ऑप्शन ही सही रहता ही है। और इस टाइप का क्वेश्चन ना मेरे को लगता है ना कि सब पेडागोजी में आता ही है, जैसे मैथ्स में एक आएगा, संस्कृत में एक आएगा, इस टाइप से ना आता ही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रहता है ना, इसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। हमारा पहला लिखा है स्टेटमेंट, पहला हमारा लिखा है क्या? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तीसरा ऑप्शन है गणित को आनंददायक बनाने में। चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 सही होगा, कि 1 2 3 4 सबका सब सही होगा, कि सिर्फ 1 2 ही सही होगा, कि सिर्फ 1 और 4 सही होगा, है ना। तो ऑप्शन को देख के आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। क्या क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये बोला है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। जैसे बच्चे लोग का बुक आप लोग देखे होंगे, हमेशा मैथ्स का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहता है कुछ गेम के थ्रू,
है ना, मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ कुछ पटरी बना रहेगा, ट्रेन बना रहेगा, है ना, पहेलियां रहती है। तो उसमें जो देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, है ना। तो क्या लगता है आपको कि ये जो गणित की पहेली और खेल है वो ये वाला काम को नहीं करता है, गणित समस्या जो गणित का जो समस्या समाधान है उसके कौशल को प्रोत्साहित कर। हाँ हाँ, इसका सही आंसर ना बी ही होगा, 1 2 3 और 4 सभी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये बोला है कि गणितीय खेल और पहेलियां, है ना, कि गणित जो खेल के रूप में सीखते हैं और जो पहेलियां बना बना के इतना प्यारा प्यारा सा, बच्चे लोग के बुक को आप लोग देखोगे कैसा उन लोग का में पूरा ड्राइंग ड्राइंग ये सब बना रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग उन लोग क्या करते हैं, उसके उसके थ्रू बोल सकते हो, है ना, उसके सहारे ही उन लोग क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं ना, उन लोग को कलरफुल दिखता है तो अच्छा लगता है। तो पहला यहाँ पे गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, मतलब वो गणित के बारे में सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज सोचे, है ना, कि सबको डरा देते हैं, अरे मैथ्स कठिन है, बहुत नहीं हो पाता है, कितना कठिन रहता है, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो सबसे पहले सकारात्मक अभिवृत्ति, एक पॉजिटिविटी रहे, है ना, उसके मन में, बच्चे के मन में, अरे ये तो एकदम आसान है, फालतू में सब ऐसे ही बोलते हैं, ये होना चाहिए। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, जैसे कि गणित को हमारे डेली लाइफ से जोड़ना, है ना, जैसे मैं दुकान वाला बताई थी, आप बच्चे को दुकान भेजे सामान लेने वाला, है ना, तो घर के बाहर सब्जी वाला आ गया तो बच्चे को जाओ 20 रुपए पकड़ा दिए, जाओ 10 का धनिया लेके आओ, तो उसमें भी उसका मैथ्स है, तो हर जगह वो क्या है, डेली लाइफ में उसको यूज करना है ना। घर में जैसे अभी ये दिवाली आया था तो कैंडल, तो कितना कैंडल खरीदना है, कितना रंगोली खरीदना है ना, तो सामान लेने भेज रहे हो, बच्चे देख रहे हैं कितना फ्लावर लग रहा है, तो ये सारा चीज सब क्या है, गणित यूज हो रहा है हर चीज में, है ना, तो डेली लाइफ से उसको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, रिलेट करना है। तीसरा है गणित को आनंददायक बनाने में, क्योंकि गणित को आनंददायक बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं पढ़ेगा। और चौथा है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, है ना, कि कितने इजी तरीके से प्लस को वो सॉल्व कर लेगा, माइनस को, मल्टीप्लीकेशन को, टेबल याद कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं। चलिए, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को ये वाला, इसीलिए क्वेश्चन को ना पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, दोनों को एक एक बार कि क्या होगा, है ना, क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है कि हाँ रे इतने ही तो है, यही सही होगा, लेकिन हमेशा वहीं हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये वाला हो गया है ना हमारा। हाँ, अब इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन में, गणितीय कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है। अब इसको भी अच्छे से देखते हैं हम। पहला क्या है, गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है गणितीय खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है बच्चों बच्चे में अनुमान या पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा, देखिए पहला ऑप्शन है बी और सी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है केवल ए, और चौथा है ए और बी। इसको भी अच्छे से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, ऑप्शन को भी अच्छे से देखिए, और एक एक वर्ड का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, अनुमान क्या होता है, पूर्व ज्ञान क्या है, अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि क्या है ना। यहाँ पे ए और सी सही होगा, मतलब ऑप्शन बी। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, बी वाला, ए और सी, वो इसलिए कि यहाँ पे क्या पूछा है, कथनों में से कौन से कथन गणितीय खेल के बारे में सही है ना। गणितीय खेल मतलब जो बच्चों को मैथ्स को खेल खेल में समझाया जाए, तो मैथ्स को खेल खेल में समझाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ये आ रहा है, गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि मतलब प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना होता है ना। फीडबैक देना मतलब जैसे आपको कुछ वीडियो दिखाया या आपने कुछ क्लास को अटेंड करा, फिर आपने उसके बारे में फीडबैक दिया, अपना अपना चीज बताया, आपने अपना फीलिंग को बताया कि आप उस वीडियो में क्या समझे, आपको कैसा लगा, वो अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप दोबारा उस क्लास को ज्वाइन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, है ना, ये वाला चीज। तो इसमें बच्चे लोग तो उसमें इस टाइप के चीज में कहाँ खेल पाएंगे हम लोग, है ना, मतलब खेल के द्वारा कहाँ सीख पाएंगे, लेकिन उसी में आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए, तो इसमें बच्चे आसानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खेलते ही है ना, बचपन से तो वो खेल ही रहे हैं, है ना। तो उसी के खेल के साथ ही गणित को शामिल करते हैं, इसलिए फिर वो गणित को भी अच्छे से सीख सकते हैं।
सेम बच्चों में अनुमान, अनुमान लगाना मतलब गैसिंग करना। तो हम लोग बोलते हैं नहीं गैस करो कौन सा होगा। एक रेड कलर का बॉल, इधर रेड ग्रीन येलो बॉल बना दिए, इधर भी रेड ग्रीन येलो बॉल बना दिए, लेकिन आगे पीछे कर दिए, फिर उसको मैच कॉलम करना है, मैच द कॉलम, है ना। तो उसको हम लोग ढूंढने के लिए बोलेंगे तो वो गैस करेगा, अरे ये वाला होगा कि ये वाला होगा, सेम सेम कलर को मिलाना है, ऐसा करके, है ना। पूर्व ज्ञान मतलब पहले से जो उसको कुछ पता होगा, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा गणितीय खेल बनाना, है ना। तो इसे रिलेटेड है, लेकिन ये वाला एकदम अलग हो जा रहा है, अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि, है ना। इसलिए ये बी वाला नहीं होगा, ए और सी सही होगा। और ए और सी किस में लिखा है, ऑप्शन बी वाले में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ठीक। तो हमको मेन क्या है, हमको इसको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है बस। हम इसको अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा। अरे वर्ड हमको पता होना चाहिए, जैसे अनुदेशात्मक प्रतिपुष्टि क्या है, अनुमान क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है ना। क्वेश्चन फिर ऐसे इजी है, ज्यादा कठिन वाला। अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता डैश करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है। अब ये वाला को मैं आप लोग को नहीं पढ़ाई हूँ, है ना। ये वाले को मैं अब आगे की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको मैं ऐसे ऊपर से एक बार बता देती हूँ कि अमूर्त स्तर मतलब क्या होता है। अमूर्त मतलब आप लोग को पता है, जो इनविजिबल है ना, जो विजिबल नहीं है, मतलब हमको अपने आंखों से जो चीज दिखाई नहीं देता, जो इस अस्तित्व में नहीं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। किसी चीज को हम इमेजिन करें, माना एक्स माना, माना वाई माना, ये सब हम ऐसा बोल के बच्चे को इमेजिन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब यही वाले चीज को बच्चे को सिखाना है, तो उसमें कौन कौन सा क्रम रहता है, कैसे क्रम में आप उसको सिखाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर हमारा ये वाला बी वाला हो जाएगा। वो कैसे, ठोस। अब जैसे मान लीजिए हम बच्चे को शेप सिखा रहे हैं, है ना। शेप सिखा रहे हैं मतलब जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, ये सारी चीजें बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ठोस मतलब ट्रायंगल का बना हुआ कुछ खिलौना, या ट्रायंगल का बना हुआ ही, ट्रायंगल शेप में ही एक बॉक्स जैसा वो आता है ना, बच्चे लोगों का ठोस वाला चीज आता है ना खिलौना, जिसमें ट्रायंगल शेप बना रहता है, स्क्वायर का डिब्बा बना रहता है, रेक्टेंगल बना रहता है ना। तो ये सारा चीज आपका प्ले स्कूल में आप लोग को मिल जाएगा। तो बच्चे लोग को पहले क्या करते, वही चीज को सामने दिखाते, वो लोग अपने हाथ से पकड़ पकड़ के उस चीज को देखते, तो वो ठोस रहता है वो चीज, है ना। तो समझ में आ गया, ये तीन कोने वाला ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, माचिस का डिब्बा जैसे दिखता है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है, ऐसा करके। अब ये आगे समझ में बच्चे लोग को। अब उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े क्लास में गए, बड़े क्लास में गए तो अब उसको चित्रात्मक वाला। तो चित्रात्मक वाला मतलब उसको चित्र बना के हम दिखा रहे। ठोस में क्या था, 3D था। 3D मतलब वो पूरा देख पा रहा था, उसके सामने दिखाई दे रहा था, है ना। और चित्रात्मक मतलब क्या हो जा रहा है, चित्रात्मक मतलब वो चित्रात्मक मतलब समझ लो 2D हो गया, है ना। 2D हो गया मतलब क्या है, अब चित्र बनाएंगे हम अपने कॉपी में या बोर्ड में, कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है ना, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। अब प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब अब उसका प्रतीक वाला, जैसे मैं आपको प्लस माइनस, जैसे मैं आपको कल भी बताई थी, है ना। कुछ हम लोग टॉपिक एक पढ़ रहे थे जिसमें आपको मैं गणितीय भाषा का बताई थी, प्लस माइनस परसेंटेज का, ये तो वो सिर्फ प्रतीक से ही समझिएगा। तो अमूर्त चीजों को समझने के लिए ये इसका सही चरण है, ठीक है। सबसे पहला चरण होता है ठोस, सबसे पहला क्रम है ठोस। फिर दूसरा है चित्रात्मक। पहले ठोस के द्वारा बच्चे को पढ़ाना जब वो छोटा है, थोड़े बड़े क्लास में जाएगा तो चित्र के द्वारा पढ़ाना, फिर थोड़े और बड़े क्लास में चला जाएगा, वो हाई स्कूल में चले जाएगा, तो उसके बाद फिर उसको डायरेक्ट साइन के द्वारा पढ़ाएंगे, है ना। डायरेक्ट हम चिन्ह के द्वारा, प्रतीक के द्वारा उसको पढ़ाएंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो ये है इसका स्तर। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है ये वाला, तो टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ये फिक्स है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित और उसके शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण से मेल खाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, गणित चिंतन का एक तरीका है। दूसरा है, परिकलन सारे गणित का सार है। तीसरा ऑप्शन है, गणित में शिक्षार्थियों में आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जाए। चौथा है ऑप्शन, गणित में नियमित परीक्षाएं समस्या समाधान के कौशल के विकास की ओर अग्रसर करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये वाला सही नहीं होगा दी। इसका सही आंसर ना ए है, गणित चिंतन का एक तरीका है।
क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले उनको मैथ्स के साथ उनको फ्रेंडली होना सिखाना है हम, कि मैथ्स कोई ज्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, वो एकदम सरल सब्जेक्ट है ना। तो पहले तो उसके बारे में वो लोग सोचे तो कम से कम, है ना। भले खेल के द्वारा उनको पढ़ाएं, भले हम उस गणित को पहेली के द्वारा पढ़ाएं, ड्राइंग व्राइंग बना के और नाच कूद के कुछ भी करके उन लोग को पढ़ाएं, लेकिन चिंतन मतलब क्या होता है, उसके बारे में सोचना, है ना। तो पहले गणित के बारे में वो सोचना प्रारंभ करे, तो गणित चिंतन का एक तरीका है, इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये आंसर भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा अगर ये दिया हुआ है तो सबसे अच्छा आंसर ये हो जाएगा, ये सही होगा। ये रचनावादी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा दृष्टांत है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दर्शाई विचारधारा के अनुसार है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है विभिन्न सूत्रों का परिचय देते हुए श्याम पट पर क्षेत्र मिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न को हल करना। दूसरा है ठोस आकारों और रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके छात्रों को दिए गए आकारों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करने में सहायता करना। तीसरा है छात्रों को पाठ्यक्रम में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्न किसी सहायता के हल करने के कहना। और चौथा ऑप्शन है हमारा विभिन्न कंप्यूटर आधारित तकनीकों का उपयोग क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा पढ़ाना। तो आप लोग को क्या लगता है इसमें से कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है? ऑप्शन बी वाला एकदम सही बोले, इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही हमको लग रहा है, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ना, जो टीचर है रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके उसको पढ़ा रहे हैं। आकारों का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरह की खोज करने में सहायता करना। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड और यूज हुआ है, खोज करने में सहायता करना, वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। टीचर टीचर तुम लोग को बोल ही रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो, चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो टीचर खुद इन्वॉल्व होके वो खुद उन लोग के साथ मिलजुल के उस चीज को सीख रहा है और उस चीज को मतलब पढ़ा रहा है उन लोग, है ना। लेकिन बाकी ऑप्शन में आपको इस टाइप का नहीं दिखाई देगा, बाकी ऑप्शन में ये दिखाई देगा कि लोग प्रश्न को हल करने बोल रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सिर्फ बच्चे लोगों को बोल रहे हैं। और चौथा वाले में तो, चौथे ऑप्शन में तो कंप्यूटर आधारित तकनीकों का उपयोग करके क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को पढ़ाना बोल दिया, है ना। तो ये तो एकदम काम चोरी वाला चीज हो गया। कुछ कुछ चीजें होती है जो कंप्यूटर में ही 3D के हिसाब से पढ़ाओ तो वो अच्छा रहता है ना। लेकिन यहाँ बच्चे लोग को पढ़ाने का बात हो रहा है तो डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना सबसे अच्छा तरीका। तो इसका हमारा सही आंसर हमारा बी है। तब अब आगे बढ़, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जा सकता है। अब इसको ध्यान रखिए, न्यूनतम योगदान, है ना, मतलब जो ना के बराबर योगदान है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कहानियां और किस्से जिनमें संख्यात्मक पहेलियां सम्मिलित हो। दूसरा ऑप्शन है गणना और परिकलन का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान। तीसरा है तीसरा ऑप्शन है शिल्प उपकरण जिनमें आकृतियों और सारणियों व्यूहों के प्रतिमान या पैटर्न सम्मिलित हो। और चौथा ऑप्शन है रट कर याद करने की विधियां या तकनीकें। तो क्या होगा इसमें से, बताइए कौन सा लग रहा है आप लोग? हमारा क्या हो जाएगा, डी ही हमारा क्या है आंसर है ना, रट कर याद करने की विधियां या। अब देखिए कुछ भी चीज को जैसे रट कर याद करने वाला वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, है ना। बच्चे को हमको कभी नहीं सिखाना है, जहां भी रटने वाला बात आएगा ना, वहां आप समझ लीजिए कि एक टीचर एक स्टूडेंट को कभी भी रटने के लिए नहीं बोलता है ना। तो हमको इसको ध्यान रखना है हमेशा, रट कर याद करने की विधियां सबसे न्यूनतम योगदान है ना। कभी टीचर नहीं बोलेगा बच्चों को रट कर याद करना, वो एकदम गलत चीज है इसमें, है ना, हमारे इस पेडागोजी में। जहाँ भी ऐसा आएगा तो आप लोग को याद रखना है ये वाला चीज। और एक चीज और याद रखना है कि कभी कभी जैसे पेडागोजी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि कुछ भी ऐसा एक सिचुएशन दे दिया, फिर उसमें या तो बोल देगा कि टीचर गलत है, या बोल देगा स्टूडेंट गलत है ना। जैसे यही इसके अनुसार उसके अनुसार होता है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार ये वो करके। तो हमको एक चीज याद रखना है कि भले आप टीचर को गलत बोल दो, है ना, भले टीचर पढ़ाने में गलती कर सकता है, लेकिन आपको कभी भी बच्चे का गलती नहीं बताना है। उसमें उसमें ऑप्शन में भी रहेगा, है ना, कि बच्चा सुन नहीं पाया, या बच्चा ये नहीं कर पाया, या बच्चा समझ नहीं पाया। तो उस ऑप्शन को कभी भी आपको टिक नहीं करना है जहाँ पे बच्चे का गलती होगा।
आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जहां पे टीचर का गलती होगा। मतलब पेडागोजी यही बोलता है कि बच्चा कभी गलती नहीं कर सकता है, उसका गलती कभी नहीं होगा, अगर वो गलती करेगा भी तो आपको उसको समझाना है ना। ये एकदम एकदम इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, एकदम सार वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और ये वाला को भी रट कर वाला रट कर याद, तो हमारा सही ऑप्शन है डी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ ये देखिए, ये आप लोग को कल पढ़ाई थी ना मैं, ये वाला गणित की कक्षा में भाषा के विकास के क्रमानुसार 4 चरण कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा, पहले आएगा, फिर गणितीय स्थिति भाषा, फिर गणित की समस्या हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा, फिर गणित की समस्या को पहले दे दिया है, फिर स्थिति भाषा को बाद में दिया है, फिर प्रतीकात्मक भाषा है। तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा, फिर गणित की समस्या हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, फिर गणितीय स्थिति भाषा। चौथा ऑप्शन है गणित जीवन में प्रयुक्त भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, फिर समस्या हल करने वाला है, फिर गणितीय स्थिति भाषा है। तो आप लोग यहाँ पे पिछला जो पढ़ाई है उसको मत देखिएगा, आपको जो समझ में आया था कल अपने हिसाब से उसको बताइएगा, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है। तो हमारा सही आंसर पहला ही होगा, क्योंकि मैंने कल बताया भी था कि बच्चे को यहाँ पे सीखने का स्टेज बता रहे हैं, है ना। उसका गणितीय भाषा को जो बच्चा है वो कैसे समझता है, पहले दैनिक जीवन से रिलेट करेगा उसको, फिर उसकी स्थिति भाषा रहेगी, है ना, या उसका स्थानीय भाषा भी बोल सकते हो, स्थानिक भाषा। फिर वो समस्या हल करना सीखता है, उसके बाद फिर वो सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से ही वो समझ जाता है ना। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में। अच्छा ये वाले को छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया है क्या क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए निगमनात्मक विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। पहला ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होता है, दूसरा ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, चौथा है सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है। जटिल मतलब कठिन है ना। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, हाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर, सही आंसर है ना। क्योंकि मैंने बताया था आगमन विधि जस्ट निगमन का उल्टा है, और आगमन में क्या था, ज्ञात से अज्ञात था, तो यहाँ निगमन का बात हो रहा था इसलिए, हाँ निगमन का बात हो रहा था इसलिए क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, गणित की सकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। पहला है सरल से कठिन की ओर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर, तीसरा ऑप्शन है सरल से सरल की ओर, और चौथा ऑप्शन है कठिन से कठिन की ओर। एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, संकेंद्रीकरण, संकेंद्रीय पद्धति मतलब क्या है, एक नॉर्मल ऐसा पद्धति जो गणित के केंद्र की ओर लेके जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, सही जो आंसर है वो सरल से कठिन की ओर होगा, है ना। क्योंकि गणित तो हमारा ऐसी है, हम पहले इजी स्टेप को सीखते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कठिन की तरफ जाते हैं, वही वाला दैनिक जीवन की भाषा से प्रतीकात्मक वाला, है ना। तो सरल से कठिन की ओर सीखे ना, इसलिए ये वाला। देखिए कई कई कॉमन क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन ऑप्शन ऐसा दे देता है कि हम लोग वहीं पे सोच में पड़ जाएंगे, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। जो गणित का टेक्स्ट बुक बनता है जिसको बच्चे पढ़ते हैं, वो कौन सी विधि पर लिखी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं आप लोग को क्या बोलते हैं, ये संश्लेषण विधि पढ़ाई थी, आगमन विधि पढ़ाई थी, है ना। और दो विधि तो मैं पढ़ाई ही नहीं हूँ, प्रयोगात्मक प्रदर्शन ये तो मैं पढ़ाई ही नहीं हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा आगमन और चौथा प्रदर्शन। तो क्या होगा, आप लोग को क्या लगता है कौन सा होगा।
इसका सही आंसर बताती हूँ मैं। इसका सही आंसर जो है वो है पहला, संश्लेषण विधि। रितु दी पहले आप एकदम सही बोले थे उसके बाद फिर थोड़ा कंफ्यूज होके फिर आगमन बोल रहे हो हाँ हाँ हाँ, एकदम सही सोचे आप, वैसी ही है संश्लेषण। मतलब मैं आप बताई थी कल आप लोगों को कि संश्लेषण मतलब क्या था, कि बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलके फिर एक चीज बनता है ना, कई जगह से अलग अलग चीज से उठा के, अलग अलग टॉपिक से उठा के, इसलिए फिर बच्चे लोगों के लिए एक ऐसा बुक तैयार करते हैं जिसमें सब शुरू में प्लस रहेगा, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, है ना, बारी बारी से आगे बढ़ते जाता है। फिर क्या बोलते हैं, कुछ ड्राइंग व्राइंग वाला बीच में आ जाएगा, है ना, फिर वो रेखा गणित आ जाएगा बीच में, फिर उस टाइप का आ जाएगा, जबकि जमाने वाला क्वेश्चन रहेगा, बाजार जाता है, इतना सामान लेके आता है, कितना बचेगा, है ना, इस टाइप का अलग अलग टाइप का चीज को उठा के लाके एक पूरा टेक्स्ट बुक बनता है ना, छोटी छोटी चीजों को मिला के। तो इसीलिए कौन सी विधि का है, ये संश्लेषण विधि के अंदर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट है कर ले। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपना अगला। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा ऑप्शन है समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, कालांश देना मतलब समय देना, है ना। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना। चौथा है खेल विधि से शिक्षण करवाना। एकदम इजी है ये, आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया होगा। कौन सा होगा इसमें से, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? हाँ, खेल विधि से शिक्षण करवाने से सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे रुचि पैदा करने का बात हुआ है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बच्चा उसी समय ही लेगा जब वो खेल विधि से पढ़ेगा, है ना। सही ऑप्शन इसमें हमारा चौथा है, खेल विधि। अब अगले क्वेश्चन, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? पहला ऑप्शन है हमारा ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है कौशल और चौथा है ज्ञान उपयोग। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, आप लोग वो बोल क्या रहा है और उसके बाद फिर बताइए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा अवबोध। अवबोध ही इसका सही आंसर है, ठीक। हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्ञान तो नहीं आएगा, है ना, ज्ञान मतलब वहां पे पहले ही दिया रहता है सारी चीजें, बस बच्चा पढ़ रहा है तो वो ज्ञान ले रहा होता है ना। कौशल, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट, है ना, स्किल मतलब कुछ नया चीज वो सीखता है, अलग अलग चीजों को अपने स्किल्स को बढ़ाता है, तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा वृत्त और गोले में, है ना। अवबोध होना मतलब क्या है, दो अलग अलग चीज के बारे में डिफरेंस करके वो पढ़ पाएगा कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है ना। और ज्ञानोपयोग, तो ज्ञान का उपयोग तो यहाँ कर ही नहीं रहे वो, है ना। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो है वो क्या है, ये अवबोध, हमारा आंसर है अवबोध। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है होगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपना स्किल को डेवलप कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उसको समझ में आ गया, वो ज्ञान ले चुका है ना, सम विषम संख्या का ज्ञान ले चुका है, उसको पता चल चुका है। अब वो क्या कर रहा है, अवबोध भी नहीं आएगा यहाँ पे, व्यक्तित्व तो आएगा ही नहीं कहीं से, है ना, और ज्ञानोपयोग भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान का अपना उपयोग कहाँ कर रहा है ना। वो बस क्या कर रहा है, कौशल को, जो उसका स्किल है ना, वो उसके बारे में काम कर रहा है, मतलब उसको उसका ज्ञान वो ले चुका, सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। अब वो क्या कर रहा है, अब उसको टेबल बना के देख रहा है ना, सारणीबद्ध कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है वो उसको, सम संख्या को और विषम संख्या को, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, कौशल आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, समस्या समाधान किस विधि का सोपान है? पहला है समस्या की प्रकृति निर्धारण, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है आंकड़ों को संगठित करना और चौथा है सूचनाओं का संग्रहण। तो चारों ऑप्शन में से क्या लगता है आपको कौन सा होगा? मैं एक हिंट देती हूँ, समस्या समाधान विधि का सोपान मतलब क्या है। समस्या समाधान विधि मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया, है ना,
तो अब उसको कहीं पे समस्या आ गया, कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, तो उसका समाधान होगा, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब वो सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ पे हमको उसी चीज को ध्यान में रख के ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है। एकदम सही बोले आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, निष्कर्ष निकालना। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा है ना, उसका जो प्रॉब्लम है, समस्या जो है वो उसका सॉल्व हो जाएगा, तब तो आंसर ही आएगा उसका, है ना, फाइनल आंसर आएगा। उसी को ही तो निष्कर्ष निकालना बोलते हैं। तो बस हमको क्वेश्चन को ही बस समझना है थी यहाँ पे कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है ना। तो हम इस ऑप्शन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन में हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक आध बार आ चुका है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया, ये तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के ही। रॉबर्ट ब्रेल ने, उपयुक्त तीनों ने, लुई ब्रेल ने और फ्रेड ब्रेल ने। ये आप लोग को पता है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, नहीं पता तो फिर मैं बता दूंगी। सही ऑप्शन, हाँ लुई ही आएगा जी, इसका सही ऑप्शन तीसरा ही है, लुई ब्रेल ने। इसका सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, लुई ब्रेल ने ही नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। और ये मैं ब्रेल लिपि वाला भी बताई थी ना आप लोग को, याद करो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई थी मैं ब्रेल लिपि वाला को, ईवीएस में पढ़ाई थी, है ना, पर्यावरण में। तो हाँ, तो उसमें कितने डॉट होते हैं, ब्रेल लिपि में कितने डॉट से बनता है वो, 6 डॉट से। हाँ, हमको वही याद रखना है, क्योंकि टाइप का क्वेश्चन भी आता है ना ब्रेल लिपि में। देखिए वो ईवीएस में भी पूछा था, ये देखिए इसमें भी आ गया है मैथ्स, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ऐसे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। गणित विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है ना। पहला ऑप्शन है हमारा प्रदर्शन, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा है संश्लेषण और चौथा है आगमन। कौन सा होगा इसमें से। हाँ सुप्रिया दी, इस बार फिर से गलत बोल दिए, उस बार भी प्रयोगात्मक बोले थे आप। हाँ, इसका सही ऑप्शन, हाँ प्रयोग का उपयोग, क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, मैथ्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। हम्म। लेकिन यहाँ पे ये फिर किस विधि पर प्रयोग आधारित होकर लिखी जाती है ऐसा करके बोला, तो शिक्षण विधि में हम संश्लेषण विधि भी पढ़े थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखी जाती है करके बोल दिया है, जैसे बस प्रयोग होता है करके यहीं पे छोड़ देता ना, मतलब उसका यूज क्या है ऐसा करके पाठ्य पुस्तक का, तो हम उसको प्रयोगात्मक बोलते हैं, क्योंकि उसको बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, है ना। लेकिन ये किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है बोल दिया है, इसीलिए यहाँ पे संश्लेषण हो जाए, क्योंकि मेन यहाँ पे वो किस विधि पर आधारित होकर लिखने में फोकस कर रहा है। हाँ, इसीलिए संश्लेषण हो जाए। चलिए फिर हम अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है किसी खेत के क्षेत्रफल का ज्ञात, किसी खेत के क्षेत्रफल को ज्ञान, क्या लिखा है, ज्ञान करने में, ज्ञात करने में, किसी खेत के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में सहायक विधि है। पहला है निगमन विधि, पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विधि और चौथा ऑप्शन है आगमन विधि। तो आप लोग को क्या लगता है इसमें से कौन सा हो सकता है। हाँ, निगमन विधि भी हो सकता है दी, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमको पता नहीं है ना ज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ने में, है ना, निगमन विधि में वही होता है। हाँ, लेकिन इसमें ना, इसमें इसका सही ऑप्शन को क्रिया विधि को बोला है, क्योंकि वो क्रिया करके जानेगा, ऐसा बोल रहा है वो। कौन सी विधि सहायक होगी, तो इसमें क्रिया विधि को सही ऑप्शन बताया है। इसको टिक कर लीजिए, है ना। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, कि अलग टाइप का है, उसको और पढ़िएगा बार बार, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्या पता अगर इसी में से कोई दे दिया तो फिर हम उसको भूल जाएंगे, फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो।
चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन में। ताश के पत्तों में छुपे अंकों का खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वहां किस कारण से संबंधित है? पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है ज्ञानोप्रयोग, तीसरा है कौशल और चौथा है अवबोध। तो कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो है ना व्यक्तित्व ही सही होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वो अभिव्यक्त कर रहा है। अभिव्यक्त कर रहा है मतलब उसके मन में, उसके अंदर के जो विचार है, उसके मन में जो बात है, उस बात को वो अपनी भाषा में बोल रहा है ना। वो कोई पुस्तक की भाषा में या किसी और भाषा में नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ताश के पत्तों में छुपे अंकों का खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार व्यक्त कर रहा है ना। वो अपने हिसाब से बोल रहा है, मतलब वो उसके व्यक्तित्व दिखाएगा कि कौन से शब्दों का चयन कर रहा है ना। क्योंकि हर कोई अलग अलग प्रकार से बोलता है, कोई उसी शब्द को अलग कोई अलग वर्ड को यूज कर देगा वही बात को बोलने के लिए, कोई अलग वर्ड को यूज कर देगा, तो उसके व्यक्तित्व को दिखाएगा वही चीज, उसके कैरेक्टर को दिखाएगा वही चीज, है ना, कि कौन किस तरीके से बात करता है। तो इसलिए इस यहाँ पे बोला है वो अपने अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यहीं पे अभी किसी और चीज को बोल देता, जैसे कि वो अपना खेल को सीख गया और दूसरे को वो खेल दिखा रहा है, तो वो इसमें आ जाता, उसके स्किल में भी आ सकता था, है ना। वो उसका स्किल है, वो अपने स्किल को डेवलप करके दूसरे को दिखा रहा है, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे विचार को अभिव्यक्त कर रहा है बोल दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, किससे संबंध होता है? ये बहुत इजी है, इसको आप लोग पढ़े भी हैं। पहला ऑप्शन है भूगोल के साथ, दूसरा ऑप्शन है समाज शास्त्र के साथ, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान के साथ, चौथा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र के साथ। तो बताइए क्या होगा इसमें से? हाँ, इसका सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, विज्ञान के साथ, है ना। इसको हम लोग पढ़े भी हैं, विज्ञान के साथ गणित का रिलेशन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए छोटी कक्षाओं में? देखते हैं। पहला ऑप्शन रटने का, दूसरा है आगमन विधि का, तीसरा है निगमन विधि का, चौथा है मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो कौन सा होगा इसमें से बताइए चार ऑप्शन में? हाँ, एकदम सही बोले, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, क्योंकि छोटे बच्चे को खेल खेल में पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है उनको, है ना, रुचि पैदा होता है उनके मन में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? मतलब गणित की भी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं ना, जैसे बीज गणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, है ना, ये सब अलग अलग शाखा है। तो अब उसमें से कौन से में वो कमजोर है, इसको जानने के लिए वो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पहला लिखित कार्य, दूसरा है मौखिक कार्य, तीसरा है निदानात्मक और चौथा है उपचारात्मक। तो कौन सा होगा, क्या लगता है? अभी सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को इसलिए ली क्योंकि इस टाइप का भी आता है, आ गया सामने में, इसलिए मैं इसको भी लेके आ गई। आप लोग ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के नॉर्मल एक बता सकते नहीं नहीं नहीं, लिखित नहीं होगा। हाँ, ये तीसरा ही सही है, तीसरा ही सही है। मौखिक लिखित तो होगा ही नहीं। हाँ, मौखिक लिखित तो होगा ही, इसमें बच्चा कैसे समझ पाएगा, हाँ ना, लिखित लिख के वो कैसे जान पाएगा कि मेरे को बीजगणित में इंटरेस्ट है कि त्रिकोणमिति, है ना। लेकिन निदानात्मक कार्य के अनुसार वो समझ सकता है, मतलब वो उसका समस्या है, वो समस्या का हमको उसको क्या करना है, निदान करना है ना। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे उपचारात्मक क्यों नहीं आया? उपचारात्मक मतलब ये होता है वो कुछ प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो बीच में अटक गया वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। यह क्वेश्चन को टीचर द्वारा समझाया गया और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है, उसको समझ में नहीं आया, तब उसको दोबारा उस क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं उपचारात्मक, है ना। तो उपचार किया जा रहा है, ये होता है। और निदानात्मक मतलब वो समस्या समाधान, मतलब उसका समस्या में फंसा हुआ है अभी, ये क्या बोलना चाहिए, अभी समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं कौन से वाले शाखा में कमजोर हूं करके, तो उसका इसलिए निदान किया जा रहा है। तो दोनों में अंतर है, निदानात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये भी एकदम कॉमन सेंस वाला है, ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा।
किस आयु में बच्चे को गणित से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जन्म से ही, दूसरा ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जन्म से नहीं होगा। बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, उसको क्या समझ में आएगा? 1 2 3 4। हाँ, ये वाला सही होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा, हाँ, इसका सही ऑप्शन हमारा दूसरा होगा, 1 से 4 वर्ष, है ना। ये इसलिए क्योंकि अब जैसे बच्चा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, वो 1 वर्ष का हो चुका है, 1 वर्ष के हो चुके हैं उन लोग, तो उन लोग को उतना समझ है, उन लोग को लॉलीपॉप दे रहे हैं, चॉकलेट। अब उन लोग को पता है कि पापा मेरे को चॉकलेट दे रहे हैं, मम्मी मेरे को चॉकलेट दे रही है, उन लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मेरे को भी चाहिए, एक नहीं एक और चाहिए, है ना। तो उतना उन लोग को समझ में आ जाता है, उस टाइम से उन लोग को ही समझ में आ जाता है कि 1 पीस है, ये 2 पीस है, मम्मी ज्यादा खा रही है, मेरे को कम दे रही है ना, उतना उन लोग को समझ में आ जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 से 4 वर्ष। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला हो गया ना हमारा तीसरा वाला, ये हो गया। हाँ, ये वाला नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को ना मैं आप लोग को समझाऊंगी, अभी इसको छोड़ते हैं, है ना, इसको मेरे को समझाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही आप लोग को समझ। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। हाँ, ये वाला दिखता है। गणित को हल करना एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था और यह गणित शिक्षण में नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है? यहाँ पे देखते हैं, नहीं है बोला है ना, तो क्या लगता है हमको कौन सा वाला नहीं होगा? तो पहला है तर्क एवं चिंतन में वृद्धि, उसके बाद है दूसरा हमारा अमूर्तता को विजुअलाइज, विश्लेषण और व्यवहार करना, तीसरा है समस्याओं का निर्माण और समाधान करना, चौथा है गणित का रट्टा लगाना। बताइए कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? कौन सा लगता है आपको इसमें से कौन सा नहीं होगा? हाँ, एकदम सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, गणित का रट्टा लगाना। कभी भी कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये रट्टा लगाने के लिए नहीं बोल सकता, है ना। हमको बच्चों को कभी इसको सिखाना ही नहीं है रट्टा लगाने, इसलिए हमारा जो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में संश्लेषित विधि का उपयोग विद्यालय में निम्नलिखित में से किसके बाद ज्यामिति को पढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए? ज्यामिति को पढ़ाने के लिए वही नियम है जो भी क्वेश्चन को छोड़े हैं ना, वही वाला ही है वो। तो फिर भी एक बार आप लोग बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कल बोर्ड में लिख के बताया था किसके बाद कौन सा विधि था। शिक्षण विधि मैंने बताया था ना, आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसा करके मैं लाइन से लिखी थी। तो उसके हिसाब से भी आप लोग बता सकते हो कि किसके बाद मैं संश्लेषित विधि को लिखी थी या संश्लेषण विधि। तो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे आगमन, फिर है संश्लेषण, फिर है विश्लेषण और उसके बाद फिर है निगमन। तो कौन सा होगा? ठीक है, वही बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, विश्लेषण। ये देखिए, मैं बोर्ड में पहले लिखी थी ना, पहले आगमन लिखी थी, उसके बाद निगमन लिखी थी, कल मैं लिखी थी ना, वही बताई थी आप लोग को, पढ़ाई थी। तो उसके बाद फिर विश्लेषण लिखी थी, उसके बाद संश्लेषण लिखी थी, है ना। हाँ, तो वैसे भी आप लोग याद कर सकते हो, वैसा भी एक है, और उसका भी एक अलग नियम भी है ज्यामिति को पढ़ाने का, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, है ना, कल के क्लास में बता दूंगी आपको। तो इसका सही हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, विश्लेषण। चलिए फिर अगले में आते हैं, अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं को उच्च कक्षाओं से जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा है संकल्पनाओं को जटिल से सरल तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को, तीसरा ऑप्शन है ना, संकल्पनाओं को एक सख्त श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो संकल्पनाओं संकल्पनाओं लिखा है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये है उच्च कक्षाओं से जोड़ना, जटिल से सरल, एक सख्त श्रेणीबद्ध तरीका, या मूर्त से अमूर्त, हमको इसको मेन फोकस करना है ना। तो इसमें से आप देख के बताइए कि कौन सा हो सकता है। हम्म, एकदम सही बोल रहे हैं, चौथा ही इसका सही आंसर है ना। तो हमको बस क्वेश्चन को ही समझना है, यहाँ पे दी क्वेश्चन एक बार हम लोग समझ गए ना अच्छे से कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है,
हम ऑप्शन देख के फिर बता सकते हैं, है ना। हम लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता ना, इसीलिए हम यही गड़बड़ करते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन निम्नलिखित में से क्या है। अब देखिए, गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, त्रुटियां मतलब गलती, गणित में गलती होगा तभी तो बच्चा सीख पाएगा, है ना, कि अरे अब मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा करना है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं। असत्य, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा ऑप्शन है असत्य, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती है। तीसरा है सत्य, क्योंकि वे इस बारे में बताती है कि बच्चे गणित की संकल्पनाओं का निर्माण कैसे करते हैं। चौथा है सत्य, चूंकि वे छात्रों को के अंकों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। तो कौन सा होगा आपका चारों में से? हाँ, एकदम सही है, तीसरा ही होगा, है ना, क्योंकि चौथा तो होगा नहीं, प्रतिपुष्टि प्रदान करती है, फीडबैक तो हमको भी चाहिए नहीं, है ना। बच्चे सीख रहा है इसलिए वो बार बार गलती करता है, तभी फिर वो क्या करता है, गणित की संकल्पनाओं का निर्माण करता है, तभी वो, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गणित में किस तरह की समस्याओं के लिए विश्लेषण और संश्लेषण की विधि लागू की जाती है। पहला है यदि या तो, इफ एंड देन। क्वेश्चन उस टाइप का आएगा ना, यदि ऐसा होता है, या यदि 1 किलो सेब इतना मिलता है तो इतना कितना मिलेगा, इस टाइप का, है ना। यदि तो का मतलब वही है, प्रश्न इस प्रकार का रहेगा। दूसरा समीकरण को हल करना, समीकरण तो आप लोग जानते ही हैं, 3x + 2y = 5x + 9y, है ना, इस टाइप का हो जाएगा। सही और गलत, क्वेश्चन नॉर्मल वैसे दे दिया है। कॉलम से मिलान कीजिए प्रकार के प्रश्न, है ना, मतलब मैच द कॉलम जो प्रश्न दिया जाता है बच्चों को, उस टाइप का। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप समझ गए किस किस टाइप का, 4 अलग अलग प्रकार का प्रश्न दे दिया जो मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, ये चारों प्रकार को। अब प्रश्न को देखते हैं कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है। किस तरह की समस्या के लिए विश्लेषण और संश्लेषण की विधि लागू की जाती है। अब हमको उसी को ध्यान देना है, विश्लेषण और संश्लेषण। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, तो यहाँ पे ना तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा, सही और गलत नहीं होगा, और कॉलम से मिलान कीजिए वो नहीं होगा, है ना। अब इन दोनों में से बताइए, ये दोनों में से ये इफ एंड देन वाला वही है ना प्रश्न जो मैं आपको बताई, वही वाला। यदि यदि पिता की आयु पुत्र से इतनी है, तब पिता की आयु और पुत्र की आयु बताइए, ऐसा वाला होगा, है ना, जबकि जमाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट ही सही होगा, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ही हमको इसमें पता चलता है ना, विश्लेषण मतलब कोई एक चीज है उसको टुकड़ों में बांटना, है ना। जैसे प्रश्न दिया है कि रोहन की आयु उसके पिता की आयु की इतनी है, ऐसा टाइप का कुछ कुछ दिया रहेगा, तो हम टुकड़े में बांटेंगे कि माना कि इसकी आयु x है, उसके पिता की आयु x + 10 है ना। तो हम उसको तोड़ तोड़ के हम क्या कर रहे हैं, एक बार तोड़े फिर उसको लिखे, फिर दूसरा तोड़े क्वेश्चन को अपने मन में, उसके बाद फिर से दूसरा वाला लाइन को लिखे, है ना। तब हमको क्या करना है, उन दोनों की पिता और पुत्र की आयु को बताना है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, विश्लेषण और संश्लेषण का दोनों का प्रयोग होगा सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए यदि या तो वाले क्वेश्चन में ही इस टाइप का यूज होगा, विश्लेषण और संश्लेषण। हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, यदि और तो, इफ एंड देन वाला। अब हम आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन में आज का। क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम है। गणित का अनुक्रम क्या है, भाषा से पहले बनाना बताते हैं गणित को, या भाषा के बाद, या विज्ञान के बाद, या सामाजिक विज्ञान के बाद। ये एकदम कॉमन सेंस टाइप का ही है, इसमें कौन सा होगा बताइए आप लोग, एकदम कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, एकदम सही बोले आप, का सही आंसर हमारा भाषा के बाद होगा, है ना। भाषा से पहले बताओगे, बच्चा सीखा ही नहीं है, बोलने ही नहीं जाना, मतलब क्या है, वो 1 साल से छोटा है ना, तो कहाँ पढ़ पाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा है 1 से 4 वर्ष के बीच में ही वो गणित सीखना शुरू करता है, तो भाषा सीख जाएगा, तभी तो उसको कर पाएंगे, बता पाएंगे ना हम लोग, है ना। इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है, हम सभी भाषा की बात, ठीक है। तो
आज का क्लास फिर यही ओवर करते हैं हम लोग, है ना। आप लोग को समझ में आ गया है ना दी सब?